Welcome back. So we are discussing the unit 3, that is environmental biology. In that we have discussed ecology, basics of ecology, ecosystem structure and functions, and we have also discussed the biogeochemical cycles, two of the important geochemical cycles. Now let's move to the ecological succession. Okay. So in this lecture we are going to discuss ecological succession. Apart from this, we are also discussing the questions we have just discussed yesterday, the questions related with air pollutions, and not the py calls but the probable questions, like that those questions which can be asked. It's good for your revision of your concepts and readings. And about previous questions, we already have discussed those in another lectures. Okay, only June 2025 questions are remaining that we will discuss in coming 2 3 days. Okay, so let's start with the discussion. So at first we need to understand कि what is ecological succession. तो succession means, succession का मतलब होता है कि एक के बाद एक के बाद एक. Okay, that is a succession. Ecological related with ecology. Okay, related with life and environment around us. So ecological succession is something which represent the fundamental ecosystem ecology. Okay, and it describes the systematic and directional change in composition, structure and function of biological community over time. Okay, so इनिशियली इसको कंसेप्चुलाइज किया था किसने? तो फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने. ठीक है, फ्रेडरिक ई क्लेमेंट साहब ने इनको डिस्कस पहले कंसेप्चुलाइज किया था अर्ली 20th सेंचुरी में. ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग थीरीज आई, लीनियर मॉडल्स आई, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आए, वो सब हम देखेंगे क्या होता है. ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन सिंपल सा है. ठीक है, कि सिस्टमिक और डायरेक्शनल चेंज है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ओवर टाइम. ठीक है, तो इसको एक हम प्रॉपर देख लेते हैं कि हाउ इकोसिस्टम बिल्ड, रिबिल्ड एंड इवॉल्व ओवर टाइम. ये हमारा है. ठीक है, the ecological succession is a systemic and directional change in composition, structure, and function of biological communities over time. It is the fundamental development trajectory of ecosystem from bare rocks to complex forests unfolding over decades, centuries, and millennia. Okay, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो थ्योरी है, इसे हम क्या समझते हैं? इसके थ्रू हम ग्रेजुअल और जो प्रेडिक्टेबल शिफ्ट होता है स्पीसीज कंपोजिशन का, स्पीसीज का या फिर इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का, कि एक एरिया में पहले अभी क्या था और एनालिसिस करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए आगे क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ठीक है कि ऐसी सक्सेशन हुआ होगा, या फिर पास्ट में हमने जाके बहुत सारे स्टडी की, उसके आधार पे डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में जो डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंट मॉडिफाई होता है, उसके आधार पे हम कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ इस तरह के सक्सेशन पॉसिबल, इस तरह के सक्सेशन पॉसिबल है. ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब जो कहा गया कि हाँ ऐसे हो तो वैसे ही होगा, नहीं. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्या है. तो ये मेनली टेम्पोरल स्केल पे देखते हैं, मतलब टाइम के स्केल में, कि ओवर द टाइम हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है, जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वो कैसे इवॉल्व हुई. ठीक, फाउंडेशनल वोकैबुलरी ऑफ सक्सेशन. तो इसमें पाइनियर कम्युनिटी एक है. पाइनियर कम्युनिटी को क्या होता है? द फर्स्ट असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज ए बैरन और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया. दे आर आर्किटेक्ट ऑफ न्यू एनवायरनमेंट. ठीक है, तो हमारा पाइनियर कम्युनिटी इसमें होता है जो सबसे पहले आते हैं. ठीक है, इनका की ट्रेड्स क्या? हाईली डिस्पर्सल, मतलब कि बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ से वहाँ एक दूसरे से जगह जा सकते हैं. रैपिड ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से, और टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो ग्रो कर पाएंगे. उनकी एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि लिथोफाइटिक लाइकेंस है, साइनोबैक्टीरिया है, मोजल्स है, ब्रायोफाइट्स है, मतलब बायोफाइट्स वही मोजेस ही हो गए. ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है सेरल स्टेज. दूसरा वर्ड हमें जानना है इस सेरे. ठीक है, कि ईच ट्रांजिशनरी डेवलपमेंट स्टेज इन द सीक्वेंस. ठीक है, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम पाइनियर टू कॉम्प्लेक्स इज ए सेरे. ठीक है,
तो हमारा सेरे क्या हो गया कि जो हमारा जो हर स्टेप होता है कि ठीक है कि एक से दूसरे स्टेज में, दूसरे से तीसरे स्टेज में, ठीक है, तो उसको कहते हैं, ठीक है, कि ओवर द पीरियड्स कितने हर सेरे में क्या क्या चेंजेस हुए, प्रोग्रेसिव जो चेंजेस होते हैं वो सब होता है। इसके की ट्रेड्स क्या है, इसके की ट्रेड्स क्या है, तो प्रोग्रेसिव चेंजेज इन स्पीसीज, इंक्रीजिंगली स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेंस्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और ग्रेटर बायोमास। फिर एक दूसरा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ठीक है, द टर्मिनल सेल्फ परपेचुएटिंग स्टेज, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम विद द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब कि सबसे एपेक्स कम्युनिटी, ठीक है, मतलब कैरेक्टराइज बाय रिलेटिव स्टेबिलिटी की लगभग ये स्टेबल होता है, और इक्विलिब्रियम होता है, जो प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट है उसके साथ वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। इसका की ट्रेड क्या है, मैक्सिमम बायोमास, कि इसमें जो बायोमास होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद पी एंड आर रेशियो, ठीक है, लगभग एक के बराबर होता है। तो पी एंड आर रेशियो क्या है, ठीक है, तो पी एंड आर रेशियो, पी यहाँ पे होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाई, ठीक है, हमारा रिस्पिरेशन। तो इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा इल्ड निकलता है, मतलब कितना है, तो ये लगभग एक के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारा जो पी एंड आर रेशियो भी है, ठीक है, वो दिखाता है कि जो एनर्जी फ्लो है वो बैलेंस्ड है, मतलब एक के आसपास आएगा कि जितना प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उतना रिस्पिरेशन भी हो रहा है, तो दिखाता है क्या कि बैलेंस्ड एनर्जी फ्लो है, पी आर आर रेशियो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्ट्रक्चर होते हैं कि टॉपिक जैसे कि हाईली डेवलप्ड फूड वेब्स होते हैं, मल्टीपल टॉपिक लेवल्स होंगे, डाइवर्स इकोलॉजिकल नीड्स होंगे। फिर हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसमें, ठीक है, इसके दो पाथवेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। पहला और भी तरह से डिवाइड होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन मतलब बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि एकदम शुरू से शुरू करेंगे तो कुछ नहीं है जहाँ पे, ठीक है। occurs on a substrate divide of soil and lacking previous biological communities, a process of creation। मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम कभी वहाँ पे कुछ आया ही नहीं, वहाँ पे कोई सॉइल भी नहीं है और कोई भी प्रीवियस बायोलॉजिकल कम्युनिटीज नहीं है। तो वैसे जगह पे क्या होता है, जो सक्सेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। उसमें क्या सीन रहता है, जैसे ग्लेशियल रिट्रीट है तो एकदम नया नया जमीन निकलेगा, वोल्केनिक न्यू वोल्केनिक लैंड्स है तो वो तो भाई नया नया बना है, तो कभी प्लांट कम्युनिटी है, लावा फ्लो वाले हैं, सैंड ड्यून्स है, ठीक है, ये सब हो गया। टाइमलाइन क्या एक्सट्रीमली स्लो, सेंचुरी से मिलेनिया लग जाता है, ठीक है, लाखों करोड़ों साल लाखों साल लग जाते हैं, ड्यू टू नेसेसिटी ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, क्योंकि सॉयल को ब्रेक डाउन और फॉर्म होने में ही बहुत साल लग जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप है सेकेंडरी सक्सेशन का, रीबिल्डिंग ऑन ए फाउंडेशन, मतलब कि डेवलप्स वेयर एन एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड बट सॉयल एंड सीड बैंक्स रिमेन्स इंटैक्ट, ए प्रोसेस ऑफ रिकवरी, इसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे सॉयल और सीड बैंक दोनों हैं, किसी कारणवश से वहाँ जो कम्युनिटी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, नेचुरल डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे हो सकता है कि वाइल्ड फायर, फूड फ्लडिंग, एग्रीकल्चर अबेंडमेंट, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, इसके कारण से, और फिर उसके बाद उस जगह पे फिर से सक्सेशन, मतलब प्लांट्स का धीरे 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 धीरे, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे से तीसरे स्टेज में जाना को शुरू किया। ये रिलेटिवली रैपिड है, ये 50 to 200 ईयर्स टू फॉरेस्ट क्लाइमेक्स हो जाता है ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग सॉइल, सीड्स और माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह के हमारे, ठीक है, सक्सेशंस। फिर है हमारा ड्राइविंग फोर्स, हु और व्हाट स्टीयर्स द चेंज। अब हमारा दो अलग टाइप के हैं, दूसरा है किस आधार पे, कि ड्राइविंग फोर्सेस के आधार पे टाइप्स, तो ऑटोजेनिक सक्सेशन इंटरनली ड्रिवन, और एलोजेनिक सक्सेशन एक्सटर्नली फोर्स्ड। तो ऑटोजेनिक मतलब ड्रिवन बाय इंटरनल बायोटिक प्रोसेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट पेविंग द वे फॉर सब्सिक्वेंट कोलोनाइजर्स, ठीक है, कि ऐसा जगह कि जहाँ पे जो इंटरनल बायोटिक प्रोसेस के थ्रू होता है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने इन्वायरमेंट को खुद से मॉडिफाई करता है ताकि जो सब्सिक्वेंट कोलोनाइजर्स हैं सब्सिक्वेंट, वो वहाँ पे आ सके, ठीक है। जैसे कि लाइट इंटरसेप्शन, कैनोपी डेवलपमेंट, शेडिंग आउट द अंडर स्टोरी स्पीसीज, ठीक है, डेटिजस प्रोटेक्शन, ऑर्गेनिक मैटर अल्टरिंग सॉइल केमिस्ट्री, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रूट एक्टिविटी, इनहेंसिंग फर्टिलिटी, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन इसी में आएगा, ठीक है, कि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड पैटर्न को अल्टर करते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है वो
शुरू में कोलोनाइजेशन होता है और धीरे धीरे फिर बाकी कम्युनिटी वहाँ पे आती है। एलोजेनिक मतलब एक्सटर्नली फोर्स्ड, मतलब रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फोर्सेज दैट अल्टर्स हैबिटेट कंडीशंस इंडिपेंडेंटली ऑफ रेजिडेंट ऑर्गेनिजम्स, कि जहाँ जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके, ठीक है, उसके बिना, ठीक है, रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेज दैट अल्टर हैबिटेट कंडीशन इंडिपेंडेंटली ऑफ रेजिडेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, उसके कारण नहीं, ठीक है, वो किसी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस के कारण वहाँ का, ठीक है, हैबिटेट कंडीशन में अल्टर होता है, जिसके कारण की सक्सेशन होते हैं। जैसे कि क्लाइमेट शिफ्ट, लॉन्ग टर्म चेंजेज इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, उसके कारण अलग अलग तरह के स्पीसीज हो सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि इरोजन है, सेडिमेंटेशन है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है। कैटास्ट्रॉफिक डिस्टर्बेंस जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, मेजर फायर इवेंट्स है, ठीक है। इन रियलिटी मोस्ट सक्सेशन सीक्वेंस आर डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ बोथ ऑटोजेनिक और एलोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है, दोनों दोनों होते हैं। फिर है इकोलॉजिकल सक्सेशन टू पाथ ऑफ चेंज, कि अब दो तरह के, एक होता है, ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं, कि प्रोग्रेसिव सक्सेशन और रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, मतलब पाथ टू कॉम्प्लेक्सिटी, पाथ टू सिंप्लीफिकेशन, एक सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रोग्रेसिव मतलब मूविंग टुवर्ड ए मोर कॉम्प्लेक्स, टिपिकली डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्रीजिंग इन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मार्क्ड बाय इंक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्रेटर बायोमास, मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब, ठीक है। टिपिकल आउटकम है स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दिस पाथ लेड टुवर्ड्स मैच्योर स्टेबल लाइक ए मेसोफाइटिक मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है रेट्रोग्रेसिव में, तो मूविंग टुवर्ड्स ए सिंपल स्टेट, डिग्रेडेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, रिवर्सिंग डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर और डिग्रेडेशन caused by chronogenic pressure like intensive grazing, soil erosion, invasive species, लास्ट में फिर ये बैरन हो जाएगा। टिपिकल आउटकम क्या है, डिग्रेडेड इकोसिस्टम की रिजल्ट इन रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर एंड ए शिफ्ट टू हार्शर कंडीशन, ठीक है। तो ये दो तरह के भी सक्सेशन होता है, उसका ठीक उल्टा होते जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही कि सक्सेशन कई तरह के होते हैं, लिथोसेयर होता है, ठीक है, हाइड्रोसेयर अगर पानी में हो रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह हमारा क्या बोलते हैं, सॉल्ट सॉल्ट क्या बोलते हैं उसमें होता है, अगर हमारा सैंड डून्स में सक्सेशन होता है तो उसको सैमोसेयर बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट मार्स में हो रहा है तो हेलोसेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा सक्सेशन के टाइप्स है, ठीक है। उसको देखते हैं। पहले क्या है, लिथोसेयर, ये फॉरेस्ट बिल्ट फ्रॉम स्टोन, तो बेयर रॉक होगा उसमें, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ ओनली रॉक, कि अभी वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद उस पर पाइनियर स्पीसीज आएंगे, जैसे लाइकेंस है, मॉस है, शुरू हो जाएंगे। वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना करेंगे सॉइल को, और सॉइल फॉर्मेशन शुरू होगा। फिर फास्ट ग्रोइंग प्लांट आ जाएगा, अगर थोड़ा भी सॉइल इनफ सॉइल हो गया तो वहाँ पे फिर ग्रासेज और इस तरह के वीड्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर और सॉइल को ब्रेक डाउन वो रॉक्स को करेंगे और सॉइल बढ़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिकम्पोज करेगा, ठीक है। उसके बाद सॉइल्स और गहरा होगा और बढ़ेगा, तब उसकी जगह उसमें फिर क्या होगा, स्मॉल श्रब्स और बूसेस आना शुरू करेंगे। फिर डीपर सॉइल होगा और सॉइल बनेगा, तो फिर ट्री आना शुरू करेंगे जो बिगिन टू ब्लॉक सनलाइट। और फिर उसके बाद आगे बढ़ के और कॉम्प्लेक्स होते होते लार्जर ट्री फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट, ए बैलेंस इकोसिस्टम एट होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें लिथोसेर में स्टेज बाय स्टेज एनालिसिस, पहले स्टेज में, ठीक है, फर्स्ट टू स्टेज जिसको कि बोल सकते हैं कि लाइकेन स्टेज, ठीक है, क्रस्टोज एंड फोलियोज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, स्टेज वन होता है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, ठीक है। तो क्रस्टोज लाइकेंस होते हैं जैसे कि राइजोकार्पन, ठीक है, लेकानोरा। तो ये क्या कहते हैं कि ये मेम्ब्रेनस क्रस्ट होता है, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं रॉक सरफेस से डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इनका खासियत क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो टॉलरेट करते हैं एक्सट्रीम डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब बहुत ही ड्राई कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई सरफेस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंस सोलर रेडिएशन को टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड को वहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और CO2 को, ठीक है, जैसे CO2 से गैस निकलता है ना, वो रिस्पिरेशन के थ्रू, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनता है, उसके कारण केमिकल वेदरिंग होता है, फिर फिजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल से। तो ये धीरे धीरे चलता है, ये लगभग 5 से 10 साल, ठीक है, टेम्परेट जोन्स में चलता है, और हार्शर क्लाइमेट में और लंबा ये चलेगा।
दूसरा है फोलियोज लाइकन स्टेज, ठीक है, लाइकन स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल सॉइल डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत होता है, तो अब हमारे पास फोलियोज लाइकन्स आते हैं, जैसे परमेलिया हो गया, ठीक है, जैसे कि परमेलिया हो गया। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कोलोनाइज करते हैं और धीरे धीरे वो और फिर से रॉक्स का वेदरिंग करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ये 10 से 20 साल और चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, ठीक है, मतलब साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोट्स बनते हैं उसके थ्रू, ठीक है। ये केमिकल वेदरिंग हो गया पहले में। उसका फिजिकल वेदरिंग होता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्युमुलेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग है। फिर दो स्टेज बीत गए लाइकेन स्टेज में, पहला था क्रस्टोस, दूसरा फोलियोस, फिर तीसरा आ गया मॉस स्टेज, ठीक है। तो मॉस स्टेज में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो है पॉलीथेरिकम, ठीक है, ठीक है, ब्रियम। तो ये सब इस यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है। तो ये क्या करते हैं कि राइजोइड्स पेनिट्रेट्स, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज मतलब जो छेद होते हैं, जो वो होते हैं, डेंस मैट्स, रिटेन मॉइस्चर्स, ट्रैप पार्टिकल सिग्निफिकेंटली डिपनिंग स्वेल, ठीक है। तो ये हमारा मॉस स्टेज में होता है, ठीक है। ये भी 20 से 40 साल चलता है। उसके बाद हमारा स्टेज 4 आता है हर्वेसियस स्टेज। हर्वेसियस स्टेज में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं फेस्टुका, पोआ, ग्रासेस, ठीक है, और भी कई कई और भी होते हैं, जैसे पोटेंशियला ग्रास होता है, ये सब होता है। तो ये कोलोनाइज करते हैं सॉइल डेप्थ को और इंक्रीज करते हैं 2 to 5 सेंटीमीटर को, ठीक है। उसके बाद डीप रूट सिस्टम धीरे धीरे एक्सेस करने लगता है वाटर, जो रॉक के फीसस में होते हैं उसमें से एक्सेस करने लगते हैं, ह्यूमस कंटेंट बढ़ने लगता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने लगती है इस स्टेज में, ठीक है। और सब्सटेंशियल ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है रूट्स में, ठीक है, सॉइल में, रूट टर्नओवर के थ्रू। और उसके बाद इसमें डाइवर्स इंटरब्रेट, ठीक है, इंटरवर्टेब्रेट कम्युनिटीज भी आना शुरू करती है। ये प्रोसेस चलता है लगभग 30 to 60 ईयर्स। उसके बाद फिफ्थ स्टेज होता है श्रब स्टेज, ठीक है। तो श्रब स्टेज, ठीक है, और 5 to 7 श्रब, फिफ्थ स्टेज श्रब होता है, सिक्स हो गया तुम्हारा जीरोफाइटिक फॉरेस्ट हो गया, और सेवन्थ हो गया मेसोफाइटिक क्लाइमेक्स, ठीक है, फॉरेस्ट। तो फिफ्थ स्टेज में जैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे श्रब्स होते हैं, जैसे कि रूस है, ठीक है, तो ये सब आते हैं, बर्बेरीज होते हैं, एकासिया की कुछ स्पीसीज होती हैं। तो ये सॉइल को और डीपर करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वुडी वेजिटेशन आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डीप ट्रैप जो होता है, डीप टैप रूट्स ग्राउंड वाटर को एक्सेस करना शुरू करते हैं, ठीक है। लीफ लिटर बहुत सारा होता है मतलब इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसके कारण कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगता है और सॉइल का डेप्थ लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये 50 से 100 साल का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद स्टेज 6 आता है, ठीक है। स्टेज 6 यहाँ पे कंबाइन करके लिखे हैं, लेकिन ये अलग अलग भी होता है। स्टेज 6 होता है, उसको कहते हैं जीरोफाइटिक फॉरेस्ट स्टेज, ठीक है, जीरोफाइटिक फॉरेस्ट स्टेज, ठीक है। तो जीरोफाइटिक फॉरेस्ट स्टेज आता है, ठीक है। तो अर्ली जो ट्री स्पीसीज होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में क्लोनाइज कर सकते हैं, वो आने लगता है, और ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आएगा ही, ठीक है। जैसे कि जूनिपेरस है, तो ये है उस तरह के प्लांट्स, पाइनस हो गया, ठीक है, टेम्परेट जोन्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेजुअल शेडिंग होता है, फिर से उसमें ये भी पीरियड लगभग 100 साल चलता है। उसके बाद लास्ट से हमारा जो है फाइनल आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेसोफाइटिक फॉरेस्ट, मेसोफाइटिक, ठीक है, फॉरेस्ट। मेसोफाइटिक फॉरेस्ट मतलब समझे क्लाइमेक्स, ये मान ली ना, मोस्टली ये सब स्टडीज ना टेम्परेट क्लाइमेट्स में हुई हैं, इसीलिए उस तरह से ये स्टेजेस भी बने हुए हैं। तो मेसोफाइटिक फॉरेस्ट क्लाइमेक्स स्टेज आता है, जहाँ पे कि कई सारे मेसोफाइटिक स्पीसीज होती हैं, मतलब मिक्स होती हैं, ठीक है। कई सारे स्पीसीज होते हैं, पूरा सॉइल मतलब ग्रेटर देन 1 मीटर डीप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जैसे कि कैनोपी होता है, सब कैनोपी होगा, सर्ब्स हो गया, हर्ब्स हो गए, ग्राउंड लेयर्स हो गए। फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होता है, नीच डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो माइक्रो क्लाइमेट होता है स्टेबल होता है, ठीक है। और इफिशियंट न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है। ये पीरियड चलता है टोटल, ठीक है, मतलब मान लीजिए 1500 साल तक, ये सब कुछ, ठीक है। तो डीप टैप रूट, एक्सेसिंग ग्राउंड वाटर, ये हमारा होता है ये सरब वाले स्टेज में। लीफ फिल्टर्स बिल्ड सब डीप ऑर्गेनिक मैटर, कैनोपी क्रिएट्स स्टेबल माइक्रो क्लाइमेट लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट। तो स्टेज क्या हो गया, पहला हो गया क्रस्टोज लाइकन स्टेज, दूसरा हो गया फोलियोस लाइकन स्टेज, मॉस स्टेज, हर्बेसियस स्टेज, उसके बाद जीरोफाइटिक, ठीक है, जीरोफाइटिक फॉरेस्ट स्टेज, उसके बाद मेजोफाइटिक, पहले उसका सरब्स हो गया, उसके बाद जीरोफाइटिक हो गया, उसके बाद मेजोफाइटिक फॉरेस्ट स्टेज। ये हमारा हो गया लिथोसर्स, मतलब कि जमीन पे कैसे होता है। दूसरा है कि पानी में कैसे होता है, हाइड्रोसर फ्रॉम ओपन वाटर टू सॉलिड सॉलिड ग्राउंड, ठीक है।
The hydrocell demonstrates the gradual infilling and terrestrialization of water bodies driven by the accumulation of organic matter and sediments. कि जो वाटर था वो धीरे 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 सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर से वो फिल होते गया और कैसे चल के फिर वो वाटर से सॉलिड ग्राउंड बन जाता है और उसमें फिर कैसे कैसे जो कम्युनिटीज होती हैं विद द टाइम वो करती हैं। इसमें पहला स्टेज है, ठीक है, पहला एक है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज और दूसरा है सबमर्ज्ड स्टेज, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बहुत सारे, हमें पता ही है कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक है। तो जो प्लैंक्टन्स होते हैं जैसे प्रोटोजोन्स अमीबा हो गए, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो गए, डाफनिया, साइक्लोप्स, ये सब क्या करते हैं, ये स्टेज वन में, ये सब स्टेज वन के ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ये स्टेज हो गया फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज हो गया। दूसरा है सबमर्ज प्लांट का स्टेज, इसमें 1-2 कंबाइंड है। सबमर्ज प्लांट में स्टेज हो गया जैसे कि हाइड्रीला होता है, इलोडिया हो गया, ठीक है, ये सब प्लांट्स होते हैं। तो इसमें रूटेड हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि सैलो जोन्स में सेडिमेंट्स जो अक्यूमुलेट होता है उसमें वो मतलब उगते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन और बढ़ता है और धीरे धीरे वाटर का डेप्थ और कम होते जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फौना भी पाए जाते हैं जैसे कि कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई निम्स हो गए, एक्वाटिक बीटल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे वाटर का डेप्थ रह जाता है 1 to 3 मीटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग स्टेज, स्टेज 3। यहाँ पे रूटेड फ्लोटिंग वेजिटेशन डोमिनेट्स करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर का डेप्थ होता है वो डिक्रीज करता है। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे जैसे कि, ठीक है, निम्फिया वाटर लिली हो गया, लेमना हो गया, डकवीड हो गया, ट्रैपा हो गया, वाटर चेस्टनट, ठीक है, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मोनोक्रिया हो गया, ये सब इस स्टेज में पाए जाते हैं। डेंस सरफेस कवर्स रिड्यूसेस लाइट पेनिट्रेशन, रैपिड ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेशन होता है, फर्दर डिक्रीजेस द वाटर डेप्थ, ठीक है। ये 0.5 to 1.5 मीटर्स होते हैं। यहाँ पे फ्रॉग्स, स्लेमेंडर्स, एक्वाटिक स्नेक्स, ये सब देखने को भी मिल सकते हैं। फिर स्टेज 4 है हमारा रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज में हमारा आ गया टाइफा, ठीक है, रीड, ठीक है, ये सब स्पीसीज हमारे पाए जाते हैं। यहाँ पे रूट सिस्टम क्या होता है, डेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंट्स को ट्रैप करना शुरू, जो सेडिमेंट्स बाकी चले जाते हैं तो उसको ट्रैप करना शुरू कर देता है, ठीक है। वाटर टेबल और, ठीक है, एट और स्लाइटली एबव सॉइल सरफेस हो जाता है। यहाँ पे कई सारे एम्फीबियंस और बर्ड्स हैबिटेट भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेजेस 5 to 7। तो सबसे पहले है फिफ्थ स्टेज, दैट इज मिडो, ठीक है, सेज मिडो स्टेज, ठीक है। फिफ्थ स्टेज हमारा मिडो है। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिशन होता है सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है डोमिनेंस होता है सेज का, ठीक है, मॉइस्चर लविंग जो ग्रास होते हैं उनका, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर शुरू हो जाता है, पीरियोडिक फ्लडिंग होता है, ग्रेजुअल ड्रेनेज और ड्राइंग होता है, स्मॉल मैमल्स, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल इनवर्टेब्रेट्स कोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या होता है फिफ्थ स्टेज में, दैट इज मिडो। सिक्स स्टेज क्या हमारा, वुडलैंड, वुडलैंड स्टेज सिक्स। तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर टॉलरेंट श्रब्स और ट्रीज स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं जैसे कि सैलिक्स है, ठीक है, विलो ट्री हो गया हमारा, सैलिक्स हो गए, और हमारा डॉगवुड हो गया, कॉर्नस, ये सब कई सारे, ये सब जो होता है सैलिक्स, ये सब सब सारा ट्रीज में आ गए जैसे कि एलिनस, एल्डर, एल्डर ट्री, नॉट फ्रॉम, नॉट द एल्डर फ्रॉम द लॉर्ड्स ऑफ रिंग, ठीक है, एलिनस। उसके बाद पॉपुलस हो गए, पॉपुलर का ट्रीज, ये सब आना शुरू हो जाते हैं कि वेल ड्रेन्ड सॉइल डेवलपमेंट हो जाता है, सॉइल बिकम सैचुरेटेड देन बेटर, ठीक है, सॉइल पहले मिडोज में सैचुरेटेड होता है फिर वेल ड्रेन्ड हो जाता है कब, वुडलैंड स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल हाइड्रोलॉजी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ इसमें होता है, ठीक है, कि हाइड्रोलॉजी भी स्टेबल नहीं रहती है लेकिन सॉइल वेल ड्रेन्ड हो जाता है और धीरे धीरे अब ट्रांजिशन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शुरू हो जाता है क्योंकि सॉइल अब से पानी थोड़ा कम होने लगता है। उसके बाद वुडलैंड फौना भी यहाँ पे होता है। फिर है लास्ट फॉरेस्ट स्टेज, ये हमारा क्लाइमेक्स स्टेज है। यहाँ पे फिर से डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर जो भी हो जिस क्लाइमेट, जैसे कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, तो मूनली ये स्टडीज़ किया गया था टॉप टेम्परेट में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, तो उनके यहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट है तो इसीलिए वो उस हिसाब से ही अपना बनाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टेरेस्ट्रियल क्लाइमेक्स इस फॉरेस्ट का शुरू हो जाता है स्टेबल। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पूरा स्टेबल हो जाता है। उसके बाद हाई बायोडाइवर्सिटी हो जाता है और ये सब में टोटल 500 से 10,000 साल नहीं लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन वाटर बॉडी और सेडिमेंटेशन साइज, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोशेल का, ठीक है। अब है सैंड ड्यून्स में, ठीक है, ठीक है, सैमोसेर सक्सेशन का।
तो सैंड ड्यून्स में क्या होता है कि पाइनियर कॉलोनाइजेशन ओके हार्ड सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि मरम ग्रास ये सब आते हैं। फिर स्टेज 2 में क्या होता है, ड्यून स्टेबलाइजेशन होता है, पाइनियर डीप सॉइल बाइंडिंग होता है। फिर थर्ड स्टेज में सॉइल फॉर्मेशन होता है, सरप का इन्वेजन होता है, सरप्स आना शुरू होता है, ऑर्गेनिक मैटर और होता है, उसके कारण सॉइल बनता है। उसका स्टेज 4 में क्लाइमैक्स फॉरेस्ट बनते हैं कि सॉइल एनरिच्ड हो जाता है, स्टेबल कंडीशन होता है, ट्रीज ग्रो होना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो मैच्योर फॉरेस्ट में हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलोसेयर। हेलोसेयर मतलब सॉल्ट मार्स में कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, इस लाइन इन्वायरमेंट में जैसे कि टाइडल फ्लैट्स हो गए वहाँ पे कैसे होता है। स्टेज 1 क्या होता है, पाइनियर कॉलोनाइजेशन होता है। स्टेज 2 होता है हमारा हेलोफाइटिक हर्ब्स इस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे साल्ट लविंग हर्ब्स हैं ये सब आना शुरू होते हैं। साल्ट मार्स ग्रासेस होता है स्टेज 3 में। ठीक है, जैसे कि स्पार्टिना डोमिनेट करते हैं, सेडिमेंट्स को टैप करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं ग्राउंड को। स्टेज 4 में ट्रांजिशनल वेजिटेशन होता है, सेलिनिटी डिक्रीज करता है, लैंड बिल्डअप होता है, लेस सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स मूव करते हैं। फिर स्टेज 5 है टेरेस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे अपर मार्स जोन इवेंचुअली सपोर्ट स्टेबल नॉन सलाइन टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन। तो ये स्टेज 5 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाउ डू स्पीसीज हैंड ओवर द बैटन, कि इंजन ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन, तो इसमें ठीक है कर्नल और स्लेटर ने ठीक है आज के रिवोल्यूशनरी क्वेश्चन क्या, हाउ डू अर्ली सक्सेशन स्पीसीज एक्चुअली अफेक्ट द स्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ लेटर स्पीसीज। ठीक है, कि कैसे करते हैं भाई। तो उनका आंसर फंडामेंटली चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेशनल मैकेनिज्म, जैसे कि फाइनल स्पीसीज होते हैं फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं अर्ली स्पीसीज। ठीक है, हेल्प लेटर स्पीसीज, जो अर्ली स्पीसीज होते हैं लेटर स्पीसीज को हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉलरेंस, अर्ली स्पीसीज हैव नो इफेक्ट ऑन लेटर स्पीसीज। तीसरा इनहिबिशन, अर्ली स्पीसीज इन हिंडर लेटर स्पीसीज। ठीक है, कि स्पीसीज का रिप्लेसमेंट है वो इस तरह से होता है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। ठीक है, ये मॉडल अलग अलग तरह का, पहला मॉडल था जो बताया हमने फैसिलिटेशन मॉडल बोला था कि जो अर्ली स्पीसीज होती हैं वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कंडीशन को मॉडिफाई करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन को, ताकि जो सक्सेशनल स्पीसीज है वो आ सके। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला था कि टॉलरेंस का। ठीक है, तो जो टॉलरेंस मॉडल था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्पीसीज होती है, ठीक है, कि जो लेट सक्सेशनल स्पीसीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायरमेंट होता है उनका, विद सक्सेशन प्रोसेस बेस्ड सोलली ऑन डिफरेंशियल लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, कि इसमें कोई इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है ऐसा कुछ। ठीक है, फाइनल स्पीसीज ना ही फैसिलिटेट करती है ना ही उसको रोकती हैं बाद वाले स्पीसीज को। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है इनोवेशन मॉडल। इनोवेशन मॉडल में क्या होता है कि जो अर्ली जो कॉलोनिस्ट होते हैं, ठीक है, वो सप्रेस करते हैं स्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ बाद के सक्सेशनल स्पीसीज को। ठीक है, कंपटीशन के थ्रू या एलोपैथी के थ्रू। ठीक है, तो ये 3 तरह के उन्होंने क्या दिया था। ठीक है, तो 3 मॉडल दिए थे किसके, मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ें डिटेल्स में लिखे, फैसिलिटेशन मॉडल ये मॉडिफाई करते हैं लेटर स्पीसीज बट आर लेस फेवरेबल फॉर देमसेल्व्स, जैसे सॉइल क्रिएशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, माइक्रो क्लाइमेट एमिलियोरेशन है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स दिए हुए, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। टॉलरेंस मॉडल जो कि हमने डिस्कस किया, ठीक कि प्लस माइनस कुछ नहीं, ये आप देख लेंगे। इनहिबिशन मॉडल, ठीक है, तो वही सेम बात है कि सप्रेस करते हैं लेटर स्पीसीज को, ग्रो करने का कंडीशन नहीं प्रदान करते हैं, चाहते हैं कि वो ग्रो ना करें। ठीक है, एक्सप्लेन अरेस्टेड सक्सेशन, तो all three mechanisms can operate simultaneously or sequentially. Their importance depends upon environmental severity, resource availability और disturbance. ठीक है, तो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब है क्लाइमैक्स डिपेंड, इज देयर अ सिंगल और फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, कि भाई ऐसा है क्या कि मतलब कि एक कोई फिक्स हो, तो उसमें कई सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो उसमें कई सारे, उसमें बहुत सारी हम थ्योरी दी गई कि ये थ्योरी है वो थ्योरी है। ठीक है, तो उस थ्योरी में से हम कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, किस चीज़ की थ्योरी, क्लाइमैक्स कम्युनिटीज की थ्योरीज। ठीक है, तो उसमें पहला था मोनोक्लाइमैक्स थ्योरीज जो क्लेमेंट्स ने दिया था। इनका क्या कहना था कि इनका डिटर्मिनिस्टिक व्यू था कि ईच क्लाइमेटिक रीजन हैज ए सिंगल इनएविटेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी और सक्सेशनल पाथ कन्वर्ज टू दिस वन स्टेज इकोसिस्टम एज ए सुपर ऑर्गेनिजम्स विद ए प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
तो इन्होंने इस थ्योरी को 1916 में प्रपोज किया था कि भाई जो जितने भी सक्सेशनल पाथवेज हैं, ठीक है, वो एक सिंगल क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसा है जो कि बहुत सारे डेविएशन देखा गया इनके थ्योरी में। जैसे कुछ कुछ सब क्लाइमैक्स हैं कि वो अरेस्टेड बाय टोपोग्राफी के एडियाबिक फैक्टर्स, क्लाइमैक्स पहुंच ही नहीं पाई, कुछ प्री क्लाइमैक्स में रह गई, ठीक है, कि क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ी तो लेकिन अचीव नहीं कर पाई, कुछ पोस्ट क्लाइमैक्स चली गई, तो बियॉन्ड क्लाइमैक्स चली गई जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, कुछ डिस क्लाइमैक्स रह गई, ठीक है, कि वो बायोटिक फैक्टर्स के कारण जैसे ग्रेजिंग है, फायर है, ठीक है, वो ट्रू क्लाइमैक्स नहीं हो पाई, ठीक है। तो इनका क्रिटिसिज्म क्या है कि ओवरली डिटर्मिनिस्टिक है और इग्नोर्स करते हैं स्पीसीज इंडिविजुअलिज्म को, ओवर सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स को। उसके बाद दूसरी आई 1939 में पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी, टेंसले साहब ने दिया, ठीक है। उनका क्या था कि प्लूरिस्टिक व्यू था कि मल्टीपल स्टेबल क्लाइमैक्सेस क्लाइमेटिक इडाविक बायोटिक कैन एग्जिस्ट विद इन अ रीजन डिटरमाइंड बाई लोकल फैक्टर लाइक सॉइल एंड फायर, ठीक है, कि बायोटिक क्लाइमैक्स भी होता है, इडाबिक क्लाइमैक्स भी हो सकता है, गिव्स इक्वल स्टेटस टू डिफरेंट स्टेबल एंड पॉइंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट आया क्लाइमैक्स पैटर्न हाइपोथेसिस, विटकर साहब का, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट व्यू इनका बेस्ट व्यू था कि क्लाइमैक्स कम्युनिटीज वेरी continuously along environmental gradients rather than forming discrete type, each species respond individualistic, ठीक है, हर स्पीसीज अपने हिसाब से इंडिविजुअलिस्टिकल वे में, इंडिविजुअलिस्टिक वे में वो क्या बोलती हैं, रिस्पॉन्ड करती है स्पीसीज, ठीक है। और इसका कोई क्लाइमैक्स स्पीसीज का क्लाइमैक्स क्या बोलते हैं, हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कोई एक शार्प बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। Today, the climax is viewed as a dynamic equilibrium or a shifting mosaic of patches. Disturbance is seen as an integral process, and multiple alternative stable states are possible, especially in changing climate. ठीक है, तो आज के डेट में ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमैक्स है उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के देखा जाए कि जो बदलता हुआ इक्विलिब्रियम है, बदलता हुआ एक बैलेंस है, ठीक है, या फिर शिफ्टिंग मोजैक ऑफ पैचेज है, ठीक है। और इसमें जो डिस्टर्बेंस है उसका इंटीग्रल प्रोसेस से पार्ट है, और मल्टीपल अल्टरनेटिव स्टेबल स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जैसे मौसम मौसम नहीं सकते, जैसे जैसे जलवायु क्लाइमेट बदलते रहता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द इकोसिस्टम मैचुरेशन, ट्रैकिंग की प्रॉपर्टीज ओवर टाइम, ठीक है, कि ओवर टाइम क्या क्या है। तो बायोमास प्रोडक्टिविटी कैसा रहता है, तो पाइनियर में कम रहता है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है सक्सेशन में ये बढ़ते जाता है, तो टोटल बायोमास ओवर द ईयर्स इंक्रीज ही करते रहता है, ठीक है, क्लाइमैक्स में सबसे ज़्यादा होता है। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, तो हाईएस्ट होता है अर्ली सक्सेशन में, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है, ठीक है, टुवर्ड्स जीरो इन क्लाइमैक्स कम्युनिटीज में, ठीक है, कि जितना प्रोड्यूस होता है उतना कंज्यूम भी हो जा रहा है, ठीक है, कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन, तो वो लगभग जीरो के आसपास आ जाता है। उसके बाद है प्रोडक्शन रिस्पिरेशन रेशियो, ठीक है, तो पाइनियर स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्सीड्स रिस्पिरेशन, इकोसिस्टम एक्यूमुलेट्स बायोमास, ठीक है, इकोसिस्टम इज एक्यूमुलेटिंग बायोमास। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, मिड सक्सेशन में क्या होता है, तो जो प्रोडक्शन और रिस्पिरेशन का रेशियो है वो ग्रेजुअली अप्रोच करता है बैलेंस को, ठीक है, और क्लाइमैक्स में ये जो प्रोडक्शन जो बैलेंस है, प्रोडक्शन जो है वो रिस्पिरेशन को बैलेंस करता है और बायोमास स्टेबल हो जाता है। तो यही दिखाया गया, ठीक है, धीरे धीरे अप्रोच करता है और फिर यहाँ पे वन। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारा क्या करता है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारा इंक्रीज होता है, पायनियर में बहुत कम होता है फिर इंक्रीज होता है। पीक डाइवर्सिटी ऑफन अकर्स इन मिड सक्सेशन व्हेन बोथ अर्ली एंड लेट सक्सेशन स्पीसीज कोएग्जिस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी वो काफ़ी स्पीसीज रिचनेस ही रहता है, ठीक है। ये अर्ली सक्सेशन में लो रिचनेस होता है, मिड सक्सेशन में, ठीक है, पीक रिचनेस होता है, और लेट सक्सेशन में मॉडरेट टू हाई रिचनेस होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। इसी में हम कई सारी चीज़ें अलग अलग भी हम पढ़ते हैं। फिर है हमारा इंटरप्टेड आर्किटेक्चर, डिस्टर्बेंस अरेस्ट एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं।
तो disturbance regime succession is constantly reset or altered by disturbances. The community's final composition is profoundly influenced by regime, the frequency, intensity and extents of events like fire, floods and storms. ठीक है, तो पाइनियर कम्युनिटी था, डिस्टर्बेंस आया तो हो सकता है अरेस्टेड स्क्रबलैंड बन जाए या पैलियो जियो क्लाइमैक्स ग्रासलैंड बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट भी बन जाए, ठीक है। तो इसमें डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकते हैं, नेचुरल हो गए जैसे फायर है, विंड स्टॉर्म्स है, फ्लडिंग है, एंथ्रोपोजेनिक हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ग्रेजिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके कारण हो सकता है अरेस्टेड सक्सेशन अकर्स व्हेन सक्सेशन halts बिफोर क्लाइमेक्स ड्यू टू persistent limiting factors, causes continuous grazing, preventing tree establishment, chronic disturbances, moving, extreme soil condition, nutrient limitation, ठीक है। प्लाजियो क्लाइमैक्स या डिसक्लाइमैक्स क्या होता है, द स्टेबल कम्युनिटी डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स मेंटेन्ड बाय बायोटिक फैक्टर या ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल्स टेम्परेट ग्रासलैंड मेंटेन्ड बाय ग्रेजिंग दैट वुड अदरवाइज बिकम फॉरेस्ट, ठीक है, हीथलैंड्स मेंटेन्ड बाय बर्निंग। तो ये सब है, ठीक है, कि कई बार हम उस क्लाइमेक्स कम्युनिटीज को वैसे ही रखते हैं, जैसे कि अगर ग्रासलैंड को ग्रेजिंग के दौरान अगर ग्रेज ना करें तो वो जो ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड हो सकता है धीरे धीरे वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि गंगेटिक प्लेन का ग्रासलैंड है, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल है कि वो फॉरेस्ट में हो जाए, लेकिन उसको हम अरेस्ट करके रखते हैं, मतलब वो डिसक्लाइमेक्स है, नो ठीक, अरेस्टेड नहीं है, डिसक्लाइमेक्स्ड हो गया है, क्या चीज़ में कन्वर्ट करके हम रखते हैं, एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग में हम कन्वर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया अरेस्टेड हो गया, और दूसरा डिसक्लाइमेक्स या पैलियो क्लाइमेक्स सक्सेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद है डिफ्लेक्टेड सक्सेशन तो हो गया कि नॉर्मल ट्रैजेक्टरी से किसी और ट्रैजेक्टरी में चला गया, कि नॉन नेटिव स्पीसीज आने के कारण अल्टर्ड हो गया, इन्वायरमेंटल चेंजेज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाँ, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अप्लाइंग द ब्लूप्रिंट सक्सेशन इन रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन में हम कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में पैसिव रिस्टोरेशन रिलाइज ऑन ऑटोजेनिक सक्सेशन नेचुरल रीजनरेशन आफ्टर डिस्टर्बेंस इज रिमूव्ड इफेक्टिव व्हेन सॉइल एंड सीड बैंक्स आर इंटैक्ट एक्टिव रिस्टोरेशन necessary when succession is arrested involves interventions like planting pioneer species to facilitate later stages, ठीक है, रिले फ्लोरिस्टिक और प्लांटिंग ए मिक्स ऑफ स्पीसीज वंस इनिशियल फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन। दूसरा है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में ओल्ड ग्रोथ प्रोटेक्शन, recognizing that the late successional forest provide unique habitat and irreplaceable ecosystem services. Dynamic conservation, managing landscape for a mosaic of successional stage to provide habitat heterogeneity that supports a wider range of species. ये तो understood है। फिर है assisted colonization, introduced threatened species into suitable successional stage within restored habitats to aid their survival, ठीक है। फिर है फ्यूचर चैलेंजेस सक्सेशन इन ए वर्ल्ड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स। क्लासिकल सक्सेशन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन स्टेबल बैकग्राउंड कंडीशन। टुडे ग्लोबल चेंज डाइवर्स आर फंडामेंटली अल्टरिंग द रूल्स ऑफ इकोसिस्टम असेंबली। द की चैलेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज, शिफ्टिंग स्पीसीज रेंज एंड अल्टर्ड डिस्टर्बेंस regimes mean historically climaxes may no longer be attainable. Invasive species can disrupt trajectory, arrest succession, create novel ecosystem dominated by exotics. Nitrogen deposition accelerates succession in nutrient-limited system, often favoring a few nitrophilic species at expense of diversity. Habitat fragmentation creates dispersal limitation, favoring relay floristics and arresting succession due to lack of propagules. फिर है की contemporary insight और future direction की embrace contingency, recognize that the initial condition and historical events create multiple possible outcomes, focus on function, shift from restoring historical species list to restoring resilient ecosystem function and traits, predictive modeling, develop models to forecast successional trajectories under novel climate and biotic condition, ठीक है। तो ये सब हमारा तरीका है, ओके। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा सो दैट कि इकोसिस्टम हमारा, ठीक है, जो अर्थ का इकोसिस्टम है वो सही से चल सके और उसके भी हमारा जो लाइफ डिपेंडेंट है उसको भी अब सही से चला सके।
ठीक है। इसमें एक टॉपिक आई थिंक रह गया जिसकी एलोपैथी होता है, एलोपैथी इन सक्सेशन की केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स इन्फ्लुएंस सक्सेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें कई सारा होता है एलोपैथी। नेक्स्ट थैंक यू पेज है। तो हम बात कर रहे थे एलोपैथिक सक्सेशन का, तो उसमें होता है कि एलोपैथिक सक्सेशन में कैसे रोल करता है। तो उसमें कुछ कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी वाले स्पीसीज होते हैं, कि इनहिबिट करते हैं किसको, देयर ओन रीजनरेशन थ्रू एलोकेमिकल्स एक्युमुलेशन इन सॉइल। ठीक है, प्रमोटिंग सक्सेशनल रिप्लेसमेंट, कि वो भाई अब वो नहीं आ सकते तो उनकी जगह कोई दूसरा आता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एलोपैथी, कि अर्ली सक्सेशन के कुछ स्पीसीज होते हैं जो कि एल्लो केमिकल्स करते हैं, जिसके कारण कि जो बाद के सक्सेसनल कंपटीटर्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, फिर है इन्वेजिव फैसिलिटेशन, सम इन्वेजिव स्पीसीज यूज एलोपैथी टू सप्रेस नेटिव्स। ठीक है, कि उनको मार के अपने भाई आ जाते हैं। फिर है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, कि एलो केमिकल्स प्रोडक्शन ऑफन इंक्लूड बाई कंपटीशन एंड वेरीज विथ न्यूट्रिएंट अवेलेबल एंड प्लांट डेंसिटी। ठीक है, तो ये एलोपैथी का रोल है सक्सेशन में। ठीक है, एलोपैथी इन सक्सेशन कि पहला तो भाई ऑटोटॉक्सिसिटी की बात है। ठीक है, एलोपैथ जो कि इन सक्सेशन में कहते हैं एलोपैथी जो केमिकल सिक्रेट करते हैं प्लांट, जो कि जो हमारा सक्सेशनल डायनेमिक्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें एक होता है कि ऑटो, अभी हमने पढ़ा था ऑटो टॉक्सिसिटी, कि खुद मर जाते हैं फिर सॉइल में ऐसा केमिकल करते हैं कि वो फिर जिंदा नहीं होगा, तो वो फिर जन्म नहीं ले सकता, उसकी जगह कोई और स्पीसीज आता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव, कि वो किसी और को आने नहीं देते हैं, वो केमिकल सिक्रेट करते हैं और कोई जिंदा ही नहीं दे सकता, कॉम्पिटिटिव एलोपैथी। तीसरा है इन्वेजन, कि कहीं पहुंचे और वहाँ के स्पीसीज को खत्म कर दिए केमिकल सिक्रेट करके अपने अंदर से। चौथा है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनके अंदर का क्या बोलते हैं केमिकल बनता है, उसके हिसाब से ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्रेसिवली हमने कोशिश किया कवर करने का। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेक्शन में, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करना है, इतना से आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि बाद में इसका मैं क्या बोलते हैं टेबल्स टाइप का बना के और मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ, तब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे अगर स्मार्ट प्रेप नेट तो वो मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक करें। ठीक है, शेयर करें और इस पर कमेंट करें क्या अच्छा लगा, क्या और अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।